बेटी डीएम बनकर घर लौट रही थी। बूढ़ा बाप रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता हुआ मिला। फिर जो हुआ। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां खुशी और दर्द एक ही पल में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा ट्रेन की खिड़की से अंदर आ रही थी और ट्रेन तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। उसी ट्रेन की एक सीट पर खिड़की के पास बैठी थी जिला कलेक्टर आराध्या सिंह। आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर एक अलग ही चमक और दिल के भीतर यादों का तूफान। आज वो कई सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। उसके हाथ में सरकारी फाइलें थी, लेकिन उसका मन बार बार अतीत की गलियों में भटक रहा था। गांव, कच्चे रास्ते, मिट्टी की सोंधी खुशबू और सबसे ऊपर उसके बाबूजी। वो बार बार यही सोच रही थी कि न जाने बाबूजी अब कैसे होंगे। क्या अब भी उसी झोपड़ी में रहते होंगे? क्या उनकी तबीयत ठीक होगी? ट्रेन के स्पीकर पर अचानक आवाज गूंजी, अगला स्टेशन सोनपुर। आराध्या का दिल जोर से धड़क उठा। यही उसका स्टेशन था, यही उसका गांव था। ट्रेन रुकी, लोग उतरने लगे और आराध्या भी ट्रेन से नीचे उतर आई। स्टेशन वही पुराना था, लेकिन आज वो खुद बदली हुई थी। लोग उसे देखते ही रास्ता देने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, कलेक्टर मैडम है। आराध्या हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगी। उसका मन बस एक ही बात सोच रहा था कि सीधा घर जाएगी और बाबूजी को सरप्राइज देगी। वो जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, अचानक उसकी नजर दाईं ओर चली गई। सीढ़ियों के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे सफेद बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में एक पुराना सा कटोरा। वो उस कटोरे में पड़े कुछ सिक्कों को बड़े ध्यान से गिन रहा था, जैसे हर सिक्का उसकी जिंदगी का सहारा हो। आराध्या ने पहले तो नजरें हटा ली और मन ही मन सोचा कि हर स्टेशन पर ऐसे भिखारी होते हैं, लेकिन उसके कदम अपने आप रुक गए। दिल ने जैसे जोर देकर कहा, रुक जा। वो पलटी और दोबारा उस बूढ़े आदमी को देखने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आंखों में गहरी थकान थी और चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उसे जाना पहचाना सा लगा। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंची और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बाबूजी। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर आराध्या पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई। कटोरा हाथ से गिर गया, सिक्के जमीन पर बिखर गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने बस इतना कहा, आराध्या। उसी पल आराध्या की पूरी दुनिया थम गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बाबूजी, आप यहां कैसे? दोस्तों, वो बूढ़ा भिखारी कोई और नहीं बल्कि आराध्या का पिता शिवनाथ सिन्हा था। वही बाप जिसने अपनी बेटी को कलेक्टर बनाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। आज वही बाप रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर था। स्टेशन पर लोग रुक गए, भीड़ जमा हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक तरफ कलेक्टर की पहचान और दूसरी तरफ भिखारी का कटोरा कैसे एक दूसरे से जुड़ गए। आराध्या ने अपने पिता को कसकर गले से लगा लिया और रोते हुए पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? शिवनाथ सिंह भी फूट फूट कर रो पड़े और कहा, बेटी, मैं नहीं चाहता था कि तू अपने सपनों से भटके। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है त्याग, दर्द और इंसानियत की असली कहानी, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली है। दोस्तों, स्टेशन की उस सीढ़ी पर पिता और बेटी एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ रिश्ता आज अपने आंसुओं से खुद को पहचान रहा हो। आराध्या के कंधों पर कलेक्टर की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक बेटी थी और शिवनाथ सिंह सिर्फ एक बाप, जिसे अपनी बेटी को अफसर बनते देखने का सपना जिंदा रखा था। कुछ देर तक दोनों बस रोते रहे, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। आसपास खड़े लोग हैरानी से इस दृश्य को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई फिल्म का सीन है या हकीकत।
आराध्या ने धीरे धीरे अपने पिता का चेहरा अपने हाथों में लिया, उनकी झुर्रियों को छुआ, उनकी कांपती उंगलियों को महसूस किया और भारी आवाज में बोली कि बाबूजी, आप बैठिए, मुझे सब कुछ जानना है। शिवनाथ सिंह ने जमीन की तरफ देखा, जैसे नजरें उठाने की हिम्मत ही न हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले कि बेटी, चल कहीं बैठ जाते हैं। यहां सबके सामने ये बातें कहना मेरे बस की नहीं है। दोनों स्टेशन के एक कोने में रखी बेंच पर आकर बैठ गए, जहां भीड़ का शोर थोड़ा कम था, लेकिन बीते सालों की गूंज बहुत तेज थी। शिवनाथ सिंह ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया कि जब तू दिल्ली चली गई थी ना बेटी, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का हर दिन बस एक ही दुआ में गुजरा कि तू अफसर बन जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आराध्या चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता बोले कि शुरुआत में तो सब ठीक था, मैं वही भट्टे पर काम करता रहा, इधर उधर मजदूरी करता रहा और तुझे समय पर पैसे भेजता रहा, लेकिन गांव वालों के ताने हर दिन मेरे कानों में जहर की तरह घुलते रहे। कोई कहता कि जवान बेटी को शहर भेज दिया है, कोई कहता कि पढ़ाई के नाम पर बाप पागल हो गया है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था। शिवनाथ सिंह की आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी। उन्होंने बताया कि तेरी पढ़ाई के खर्च के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखा था, वही घर जिसमें तू पैदा हुई थी, वही घर जिसमें तेरी मां की आखिरी सांसें बसी थी। आराध्या ये सुनकर सन्न रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा कि बाबूजी, आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तो पिता ने बस इतना कहा कि अगर बता देता तो तू शायद अपने सपनों से समझौता कर लेती, और मैं ये नहीं चाहता था। उन्होंने आगे बताया कि घर गिरवी रखने के बाद मैं उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा। दिन रात मेहनत करता रहा ताकि साहूकार को समय पर पैसे दे सकूं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन भट्टे पर काम करते वक्त मेरे पैर में गहरी चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ महीनों तक भारी काम मत करना, लेकिन बेटी, पेट कहां इंतजार करता है। मैंने दर्द छुपाकर काम करने की कोशिश की, पर हालत और बिगड़ती चली गई। काम छूटा, पैसे आने बंद हो गए और धीरे धीरे साहूकार का धैर्य भी। एक दिन उसने साफ कह दिया कि या तो पैसे दे दो या घर खाली कर दो। शिवनाथ सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि उस दिन मैंने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। न घर रहा, न काम रहा और न ही किसी से मदद मांगने की हिम्मत। गांव में जिस जिस के दरवाजे गया, सबने मुंह मोड़ लिया। वही लोग जिन्होंने कभी मेरी बेटी के सपनों का मजाक उड़ाया था, आज मेरी मजबूरी पर हंस रहे थे। आखिरकार एक रात मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सोचा कि जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, वहां शायद 2 वक्त की रोटी मिल जाए। आराध्या ये सब सुनकर टूट चुकी थी। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि बाबूजी, आपने ये सब अकेले कैसे सह लिया? शिवनाथ सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बेटी, जब बाप को भरोसा हो कि उसकी बेटी एक दिन अफसर बनकर लौटेगी, तो भीख का कटोरा भी बोझ नहीं लगता। दोस्तों, ये सुनकर आराध्या का दिल जैसे फट गया। उसे समझ में आ गया कि जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसने संघर्ष किया, उसकी नींव उसके पिता के त्याग और आंसुओं से बनी थी। दोस्तों, स्टेशन की उस बेंच पर बैठी आराध्या अब सिर्फ अपने पिता की बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि हर शब्द के साथ अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि जिस सफलता को वो आज अपनी जीत समझ रही थी, उसके पीछे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी हार दी थी। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने पिता का हाथ पकड़ा और एकदम दृढ़ आवाज में कहा कि बाबूजी, अब आप यहां एक पल भी नहीं रहेंगे, अब बहुत हो चुका। शिवनाथ सिंह ने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे डर रहे हों कि कहीं उनकी बेटी की इज्जत पर आंच न आ जाए, और बोले कि नहीं बेटी, लोग क्या कहेंगे? तू कलेक्टर है और तेरा बाप स्टेशन पर भीख मांगता था, ये बात अगर फैल गई तो। आराध्या ने बीच में ही उनकी बात काट दी और कहा कि बाबूजी, अगर लोग ये नहीं समझ सकते कि एक बाप ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या सहा है, तो ऐसे लोगों की परवाह मुझे नहीं है।
उसने अपने पिता के हाथ से वो कटोरा उठाया, उसे साइड में रखा और बहुत प्यार से कहा कि ये अब दोबारा आपके हाथ में नहीं आएगा। शिवनाथ सिंह की आंखों में डर, शर्म और राहत तीनों एक साथ थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि बेटी, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। आराध्या ने भारी मन से जवाब दिया कि बाबूजी, अगर आप बोझ हैं तो फिर मेरी ये पूरी जिंदगी किस काम की। ये कहते हुए उसने अपने स्टाफ को फोन किया। गाड़ी स्टेशन के बाहर खड़ी थी और कुछ ही देर में एक सरकारी वाहन वहां आ गया। स्टेशन पर मौजूद लोग ये सब देख रहे थे। कोई हैरान था, कोई शर्मिंदा और कोई चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। आराध्या ने अपने पिता को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया, खुद उनके बगल में बैठी और गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, शिवनाथ सिन्हा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, वही स्टेशन जहां उन्होंने न जाने कितनी रातें भूखे पेट काटी थी, आज पीछे छूट रहा था। रास्ते भर आराध्या अपने पिता का हाथ थामे रही, जैसे डर हो कि कहीं वह फिर से छूट न जाए। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा कि बाबूजी, सबसे पहले हम गांव चलेंगे। पिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोले कि गांव? वहां क्यों जाना है बेटी? वहां तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें ताने दिए थे। आराध्या ने गहरी सांस ली और कहा कि बाबूजी, मैं उन गलियों में लौटना चाहती हूं जहां से मेरा संघर्ष शुरू हुआ था, और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ हो, ताकि लोग देख सकें कि एक कलेक्टर की कुर्सी के पीछे किस बाप का पसीना और किस बाप के आंसू है। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ चली। रास्ते में खेत, पेड़ और कच्चे रास्ते दिखने लगे और हर मोड़ पर शिवनाथ सिन्हा को बीते दिन याद आने लगे। जैसे ही गाड़ी गांव के बाहर पहुंची, कुछ लोग पहचान गए कि सरकारी गाड़ी आई है। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। कोई फुसफुसा रहा था कि शायद कोई बड़ा अधिकारी आया है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी गाड़ी में बैठा वो बूढ़ा आदमी वही शिवनाथ सिन्हा है जिसे कभी सबने बेकार और पागल कहा था। गाड़ी उनके पुराने घर के सामने रुकी, वही घर जो अब किसी और का था। शिवनाथ सिन्हा की आंखें उस दरवाजे पर टिक गई जहां कभी उन्होंने अपनी बेटी को गोद में उठाया था। आराध्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बाबूजी, ये घर भले ही हमारा न रहा हो, लेकिन आपकी इज्जत आज भी इसी मिट्टी में दबी नहीं है। तभी गांव के कुछ लोग आगे आए। किसी ने हिम्मत करके पूछा कि मैडम, आप कौन हैं? आराध्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि मैं इसी गांव की बेटी हूं और ये मेरे पिता है। ये सुनते ही लोग सन्न रह गए। किसी की नजरें झुक गई, किसी के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। दोस्तों, उस पल गांव की हवा में कुछ बदल गया था, क्योंकि जिस बाप को कभी सबने तिरस्कार से देखा था, आज वही बाप एक कलेक्टर की पहचान बन चुका था। दोस्तों, गांव के उस पुराने आंगन में आज अजीब सी खामोशी थी। वही आंगन जहां कभी तानों की आवाजें गूंजा करती थी, आज सिर झुकाए हुए लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सरकारी गाड़ी के सामने खड़ा शिवनाथ सिंह अपने ही गांव को देख रहा था, लेकिन आज वो नजर नहीं थी जो कभी डर से झुकी रहती थी। आज उसमें थकान थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। आराध्या अपने पिता के पास खड़ी थी, उसका हाथ मजबूती से थामे हुए, जैसे ये जताना चाहती हो कि अब ये हाथ कभी छूटने वाला नहीं है। गांव के कुछ बुजुर्ग आगे आए। उनकी आंखों में संकोच था, किसी में शर्म तो किसी में पछतावे की झलक। एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके कहा कि बिटिया, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे बाबूजी की कदर नहीं समझ पाए। ये सुनते ही शिवनाथ सिन्हा की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे बरसों का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। आराध्या ने गांव वालों की तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा कि माफी तब पूरी होती है जब इंसान अपनी सोच बदलता है, क्योंकि बाबूजी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी के सपनों पर भरोसा किया था। ये बात सुनकर गांव के कई लोगों की आंखें नम हो गई। तभी कोई बोला कि हमें लगा था कि ये आदमी पागल है, अपनी बेटी को अफसर बनाने के सपने देख रहा है, लेकिन आज समझ में आ रहा है
कि असली पागलपन तो हमारी सोच में था। आराध्या ने अपने पिता को आगे बढ़ने के लिए कहा और दोनों धीरे धीरे उस रास्ते पर चले जहां कभी शिवनाथ सिन्हा मजदूरी के लिए जाया करते थे। हर कदम पर कोई न कोई पुरानी याद खड़ी थी, कोई जगह जहां उन्होंने तिरस्कार सहा था, कोई मोड़ जहां लोगों ने हंसकर कहा था कि बेटी को पढ़ाकर क्या मिलेगा। शिवनाथ सिंह की आंखों के सामने सब घूम रहा था, लेकिन आज वो दर्द नहीं था। आज एक अजीब सा संतोष था कि उसकी बेटी ने सबको जवाब दे दिया था। गांव के कुछ लोग पीछे पीछे चलने लगे, कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हर कोई अपने अपने भीतर सवाल ढूंढ रहा था। थोड़ी दूर जाकर आराध्या रुकी और गांव के बीच बने छोटे से चबूतरे पर खड़ी हो गई। वही चबूतरा जहां कभी पंचायत बैठती थी और जहां बैठकर लोगों ने शिवनाथ सिन्हा का मजाक उड़ाया था। आराध्या ने वहां खड़े होकर सबकी तरफ देखा और कहा कि मैं आज यहां किसी पद या रुतबे के साथ नहीं आई हूं। मैं सिर्फ एक बेटी बनकर आई हूं जो अपने बाप का सम्मान वापस लेने आई है। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने मां की मौत के बाद अकेले ही सब कुछ संभाला, कैसे उन्होंने घर बेच दिया, कैसे खुद भूखे रहकर बेटी को पैसे भेजते रहे और कैसे आखिर में मजबूरी ने उन्हें स्टेशन की सीढ़ियों पर ला बैठाया। हर शब्द के साथ गांव वालों का सिर और झुकता जा रहा था। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे तो कोई अपने गुनाहों को याद करके कांप रहा था। आराध्या ने आगे कहा कि अगर आज मैं कलेक्टर हूं तो ये मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे पिता के त्याग का नतीजा है, और अगर कोई आज भी सोचता है कि गरीब का बच्चा अफसर नहीं बन सकता तो वो मेरे पिता की कहानी सुन ले। शिवनाथ सिंह अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा कि मैंने कभी किसी से बदला नहीं चाहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा किया और आज वही भरोसा मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनते ही गांव के कई लोग उनके पैरों में गिरने लगे। कोई रोते हुए माफी मांग रहा था, कोई कह रहा था कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। आराध्या ने सबको उठाया और कहा कि मेरे बाबूजी को आपके पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। अगर सच में माफी चाहते हो तो अपने बच्चों को सपने देखने से मत रोको। दोस्तों, उस दिन गांव ने सिर्फ एक कलेक्टर नहीं देखा, उस दिन गांव ने एक बाप के त्याग की ताकत देखी थी। और उस मिट्टी में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ था कि गरीबी अभिशाप नहीं है, सोच की गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होती है। दोस्तों, गांव की उस पंचायत वाली चौपाल से लौटते वक्त आराध्या और शिवनाथ सिन्हा दोनों ही चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में अब दर्द कम और सुकून ज्यादा था। गांव की गलियां वही थी, मिट्टी वही थी, लेकिन आज उन गलियों में तानों की जगह सम्मान की खामोशी बसी हुई थी। आराध्या अपने पिता का हाथ थामे हुए धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम के साथ वो ये यकीन दिला रही हो कि अब ये हाथ कभी अकेला नहीं पड़ेगा। शिवनाथ सिन्हा बार बार इधर उधर देखते, वही जगह जहां कभी उन्होंने अपमान सहा था। आज उन्हें देखकर लोग सिर झुका रहे थे। किसी के चेहरे पर पछतावा था, किसी की आंखों में आंसू और किसी के दिल में डर कि कहीं हमने अपने बच्चों के सपनों के साथ भी वही सलूक तो नहीं किया। गांव के बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी के पास पहुंचकर आराध्या रुकी। उसने गहरी सांस ली और अपने पिता से कहा कि बाबूजी, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, अब आप मेरे साथ चलेंगे। शिवनाथ सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और झिझक साफ थी। बोले कि बेटी, तू कलेक्टर है, तेरा अपना संसार है, मैं वहां कैसे फिट हो पाऊंगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबूजी, अगर आपकी जगह मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी ये कुर्सी भी किसी काम की नहीं है। ये सुनते ही शिवनाथ सिन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैंने तुझे अफसर बनाने का सपना देखा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तू मुझे इतनी बड़ी इज्जत देगी। गाड़ी चल पड़ी और गांव पीछे छूटता चला गया, लेकिन इस बार शिवनाथ सिन्हा के दिल में टीस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी राहत थी कि अब भटकने के दिन खत्म हो चुके हैं। शहर पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। सड़क के दोनों ओर जलती हुई लाइटें शिवनाथ सिन्हा को किसी और ही दुनिया का एहसास दे रही थी।
आराध्या उन्हें सीधे अपने सरकारी आवास ले आई, जहां पहली बार शिवनाथ सिंह ने साफ सुथरा कमरा, बिस्तर और सुकून भरी छत देखी। उन्होंने झिझकते हुए पूछा कि बेटी, क्या मैं यहां रह सकता हूं? तो आराध्या ने मजाक में कहा कि बाबूजी, ये घर मेरा नहीं, ये सरकार का है, और सरकार ने ये घर मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं अपने लोगों का ख्याल रख सकूं, और आप तो मेरे सबसे अपने हो। अगले कुछ दिन शिवनाथ सिंह के लिए बिल्कुल नए थे। सुबह उठकर चाय मिलती, समय पर खाना मिलता, और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। आराध्या रोज दफ्तर जाने से पहले उनके पैर छूती, उनसे आशीर्वाद लेती और जाते जाते कहती कि बाबूजी, अब आपकी बेटी सिर्फ अफसर नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। शिवनाथ सिंह ये सब देखकर कई बार चुपचाप रो लेते। उन्हें लगता कि जो सपना उन्होंने अपनी झोपड़ी में बैठकर देखा था, वो आज सच बनकर उनके सामने खड़ा है। कुछ महीनों में ही आराध्या अपने काम से पूरे जिले में पहचान बना चुकी थी। लोग कहते थे कि ये कलेक्टर सख्त है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। शिवनाथ सिंह को जब ये बातें सुनने को मिलती तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। एक दिन आराध्या देर रात दफ्तर से लौटी, थकी हुई थी, लेकिन पिता को सोता देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने धीरे से पिता के माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा कि बाबूजी, अब आपकी बारी है, अब आप आराम करिए। दोस्तों, ये वही शिवनाथ सिंह था जो कभी स्टेशन की सीढ़ियों पर सिक्के गिनता था, और आज उसी आदमी की बेटी पूरे जिले के फैसले ले रही थी। जिंदगी ने जैसे एक पूरा चक्र पूरा कर लिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आराध्या की जिंदगी में एक और फैसला आने वाला था, जो उसके व्यक्तिगत जीवन और उसके पिता की दुनिया दोनों को बदलने वाला था। दोस्तों, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और आराध्या अब सिर्फ एक कलेक्टर नहीं रह गई थी, वो पूरे जिले के लिए एक भरोसे का नाम बन चुकी थी। उसके फैसलों में सख्ती थी, लेकिन हर फैसले के पीछे इंसानियत खड़ी रहती थी। दफ्तर के गलियारों में लोग कहते थे कि ये वही कलेक्टर है जिसने अपने पिता को स्टेशन की सीढ़ियों से उठाकर सम्मान की कुर्सी पर बैठाया है। शिवनाथ सिंह अब सरकारी आवास में रहते थे। सुबह की धूप में बैठकर अखबार पढ़ते, कभी कभी चुपचाप आंखें बंद कर लेते और उन दिनों को याद करते जब उन्होंने यही धूप स्टेशन की फर्श पर बैठकर देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब धूप चुभती थी और अब सुकून देती थी। आराध्या रोज काम से लौटकर पिता के पास बैठती, उनसे दिन भर की बातें करती, और शिवनाथ सिंह हर बार यही कहते कि बेटी, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना यकीन चाहिए कि तू इंसान बनी रहे। आराध्या मुस्कुरा देती और कहती कि बाबूजी, अगर आपके त्याग ने मुझे ये कुर्सी दी है तो आपकी सीख ही मुझे इंसान बनाए रखेगी। इसी बीच जिंदगी ने आराध्या के सामने एक और मोड़ रखा। परिवार और अधिकारियों की तरफ से उसके विवाह की बातें आने लगी। आराध्या ने साफ कह दिया कि शादी तब होगी जब सामने वाला इंसान मेरे बाबूजी को भी उसी सम्मान से अपनाएगा जैसे वो मुझे अपनाएगा। कई रिश्ते आए, कई चले गए, लेकिन एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी का रिश्ता आया जिसने आराध्या की पूरी कहानी सुनी और बिना एक पल सोचे कहा कि अगर आपके पिता हमारे साथ नहीं रहेंगे तो ये रिश्ता भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसके पिता के त्याग का एक और सम्मान रख दिया हो। शादी सादगी से हुई, बिना शोर शराबे के, लेकिन उस दिन शिवनाथ सिंह की आंखों में जो चमक थी वो किसी राजा से कम नहीं थी। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी को विदा किया और कहा कि मैंने तुझे अफसर बनते देखा, आज तुझे खुश होते देख रहा हूं। अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। शादी के बाद भी शिवनाथ सिंह अपनी बेटी और दामाद के साथ ही रहे। घर में उनकी बात सुनी जाती थी, उनकी राय ली जाती थी, और उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया गया कि वो किसी पर बोझ है। एक दिन जिले में एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम रखा गया जहां आराध्या को अपने जीवन संघर्ष पर बोलने के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने भीड़ की तरफ देखा और फिर अपने पिता की तरफ देखा
जो पहली पंक्ति में बैठे थे। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि अगर आज आप मेरे पद का सम्मान करते हैं तो उस इंसान का सम्मान भी कीजिए जिसने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। उसने लोगों को बताया कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या नहीं होती, समस्या होती है सपनों को कुचल देने वाली सोच। शिवनाथ सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आज वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। कार्यक्रम के बाद कई लोग उनके पास आए। किसी ने पैर छुए, किसी ने माफी मांगी और किसी ने कहा कि आज से हम अपने बच्चों के सपनों को नहीं रोकेंगे। दोस्तों, उसी दिन शिवनाथ सिंह ने मन ही मन स्टेशन की उन सीढ़ियों को याद किया और मुस्कुराकर कहा कि शायद वहां बैठकर भीख मांगना बेकार नहीं गया। अगर उस दर्द से मेरी बेटी और इतने सारे बच्चों का भविष्य बन सका। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये हर उस बाप में जिंदा रहती है जो अपनी औलाद के लिए खुद को मिटा देता है, और हर उस बेटी में जिंदा रहती है जो अपने पिता के त्याग को कभी भूलती नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें बस इतना सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पद नहीं, उसका दिल होता है। और जब एक बाप अपने सपनों को कुर्बान करके बेटी के सपनों को जिंदा रखता है, तो एक दिन वही सपने पूरे समाज के लिए रोशनी बन जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, किसी शिवनाथ सिन्हा को देखकर नजरें मत फेरिए। हो सकता है उसके त्याग की कहानी अभी किसी आराध्या के रूप में लिखी जानी बाकी हो। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी किसी किताब के आखिरी पन्ने पर बंद नहीं होती। ये कहानी हर उस स्टेशन की सीढ़ियों पर जिंदा है जहां कोई मजबूर इंसान अपनी किस्मत गिनता है। ये कहानी हर उस पिता की आंखों में जिंदा है जो खुद भूखा रहकर भी अपनी बेटी या बेटे के सपनों को पालता है। और ये कहानी हर उस बेटी के दिल में जिंदा है जो ऊंचे पद पर पहुंचकर भी ये नहीं भूलती कि उसकी उड़ान की पहली सीढ़ी उसके पिता के कंधे थे। आराध्या की कहानी सिर्फ एक कलेक्टर बनने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस त्याग की जिसे समाज अक्सर देखना नहीं चाहता। ये कहानी है उस बाप की जिसने अपनी इज्जत, अपना घर, अपना शरीर और आखिरकार अपना स्वाभिमान तक दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी को कभी किसी के सामने सिर झुकाना न पड़े। शिवनाथ सिंह जैसे लोग अखबारों की सुर्खियां नहीं बनते, लेकिन उन्हीं के पसीने से समाज की नींव मजबूत होती है। हम अक्सर सफलता को ताली से नापते हैं, कुर्सी से तौलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस कुर्सी तक पहुंचने के रास्ते में कितने नंगे पांव चलते हैं। आराध्या अगर आज कलेक्टर है तो ये उसकी मेहनत का फल है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि उसकी मेहनत को ताकत उसके पिता के बलिदान से मिली। उस बलिदान से जिसने कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की और कभी ये नहीं पूछा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि हम समाज में कितनी जल्दी किसी को नाकाम, बेकार या पागल कह देते हैं, कि हम सपने देखने वालों पर हंसते हैं, लेकिन जब वही सपने सच बन जाते हैं तो तालियां बजाने सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अक्सर नतीजों का सम्मान करता है, संघर्ष का नहीं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक काम जरूर कीजिए, अपने आसपास देखिए। हो सकता है कोई शिवनाथ सिंह आज भी किसी स्टेशन, किसी चौराहे, किसी मजदूरी की लाइन में खड़ा हो, चुपचाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को मिटा रहा हो। उसे दया नहीं, सम्मान दीजिए, क्योंकि दया पल भर की होती है, लेकिन सम्मान इंसान को जिंदा रखता है। और अगर आप किसी आराध्या की तरह आगे बढ़ रहे हैं तो ये कभी मत भूलिए कि आपकी कामयाबी का सबसे पहला हकदार कौन है। कुर्सी बड़ी हो सकती है, पद ऊंचा हो सकता है, लेकिन बाप के कंधों से ऊंचा कुछ भी नहीं होता। यही इस कहानी की सच्चाई है, यही इसकी इंसानियत है और शायद यही इसका सबसे बड़ा संदेश।